हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो आपने अक्सर सी बात सुनी होगी कि जब ब्रिटिशर्स थे, या बहुत सारी ये भी बोलते हैं कि जब मुगल्स थे तो भारत माता गुलाम थी और जस्टिस नहीं था, न्याय नहीं होता था, न्याय प्रिय सरकार नहीं थी, भारतीयों पे अत्याचार होता था, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें सही भी हैं। बात सही है, उसमें कहीं कोई गलत चीज़ नहीं है, सही बोलते हो। बट क्या जब भारत का संविधान बना, भारत जब से आज़ाद हुआ, तो या जब ये गोरे चले गए, काले आ गए, तो क्या इन चीज़ों में कुछ बदलाव हुआ है? देयर इज सम अ बिट, एटलीस्ट अ बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ देयर। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि जब ये काले आए हैं तो भारत माता का जो चीरहरण होता है, जो पहले हुआ करता था, सो कॉल्ड होता था, बात तो सही है, लेकिन क्या अब जो है उससे ज़्यादा चीरहरण नहीं होता है? डेमोक्रेसी का कौन सा प्रिंसिपल भारत में फॉलो होता है, मुझे कोई बता दे। मतलब डेमोक्रेसी की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि सबसे पहले कि इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब आखिर डेमोक्रेसी आई ही क्यों? जैसे पहले राजतंत्र था, तो लोगों को राजतंत्र से क्या प्रॉब्लम थी? और जिन्होंने डेमोक्रेसी लाया, आई डोंट थिंक कि उन्होंने राजतंत्र देखा भी है ठीक से। किताबों में पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता कि जो ओरिजिनल राजतंत्र पहले का रहा, जब स्पेशली इंडियन, क्योंकि भारतीय राजतंत्र की जो व्यवस्था थी बहुत ही डिफरेंट एक अप्रोच था उसका। क्योंकि भारत में राजा जो था वो सोल पावरफुल पावर एंजॉय नहीं करता था, और उसका स्टेटस देवता का स्टेटस भी नहीं था। जैसे बाकी जगह बहुत बोलते थे कि जो राजा है वो देवता का प्रतिनिधि है, ऐसा भारत में नहीं था। भारत में जो राजदंड था वो धर्म दंड के नीचे रहता था। मतलब कितनी अच्छी व्यवस्था थी। आप सोचिए कि एक राजा था, उसको प्रिविलेज था हर तरह का एंजॉय करने का, सब कुछ करने का, शासन करने का, बट उसकी उसकी पावर एब्सोल्यूट नहीं थी। ठीक है, उसकी पावर एब्सोल्यूट नहीं थी, और उसको पावर को जो कंटेन करने वाला इंसान था, वो राजमहल से दूर किसी झोपड़ी में फटे हुए कपड़े में रहता था और भीख मांग के खाता था। ठीक है, ये था उसका रिस्पेक्ट बहुत था, उसका धर्म दंड का पावर बहुत था, क्योंकि उसके पीछे पब्लिक की पावर थी। उसको पता था कि ये आदमी जो है उसको कोई लस्ट नहीं है। जो आदमी को सुप्रीम पावर होना चाहिए, दिया जाना चाहिए, वो लस्ट फ्री होना चाहिए। आज भी जो हमारे सनातन में योगी की, बाबाओं की इतनी इज्जत क्यों है? क्योंकि लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स भी डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग वो सुसाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल है उनको, और वो छोड़ के संत बन रहे हैं। तो कुछ तो बात है, क्योंकि वो निर्मोह हैं, निर्लिप्त हैं, तो वो समाज को एक समावेशी भाव से देखेंगे। उनकी दृष्टि ऐसी, उनका दर्शन ऐसा है कि समाज में एक ऐसी भावना से समाज को देखेंगे वो। तो इसलिए धर्म दंड के प्रति ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक पावर था, एक जनता का विश्वास था। राजा को ये बात पता थी बहुत अच्छे से कि मेरा इमेज पता नहीं कैसा है, लेकिन जो राज पुरोहित हैं उनकी इमेज जनता में बहुत अच्छी है। तो बट आज का जो पावर है, अगर इस वे में देखा जाए, तो राजाओं से ज़्यादा पावर है इनको। ये नाम की डेमोक्रेसी है बेसिकली। और डेमोक्रेसी का कोई भी चीज़ जो बेसिक प्रिंसिपल है, जिसके लिए जैसे बोलते थे कि इक्वालिटी नहीं है, राजा का बेटा राजा बनता था, द बेसिक थिंग, आज भी वही है। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता। हमारे यहाँ आज ही एक बिहार सरकार का जो शपथ ग्रहण कुछ दिन पहले समारोह हुआ था, उसमें आपने देखा कि एक लड़का, एक बड़े मंत्री का, पूर्व मंत्री का बेटा जो था, वो बिना चुनाव लड़े जीन्स और शर्ट में जाके मंत्री बना। भारत बिहार सरकार में मंत्री है वो भी। तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो जो खैर हम लोग बात कर रहे थे इक्वालिटी की, सबसे पहले जो बेसिक प्रिंसिपल हैं इक्वालिटी की, क्या आपको लगता है कि देश में इक्वालिटी है? भारत एक यूनिक देश है, मतलब डेमोक्रेटिक देश है, जो जैसे कि सो कॉल्ड डेमोक्रेसी वाले जो देश होते हैं वो बहुत फ्लॉन्ट करते हैं इस बात पे कि हाँ, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, एक सेटअप है, जस्टिस है।
तो क्या इक्वलिटी है इस देश में? इक्वलिटी तो तब होगी ना, जैसे कि आप ये मानिए कि एक बच्चा है, उसको 100 नंबर आते हैं, ठीक है। दो बच्चे एक ही साथ एक ही कंडीशन के हैं, लोग कहते हैं कि गरीबी और अमीर, चलो मैं ऐसा बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे कि दो बच्चे एक ही क्लास में हैं, दोनों के फादर के फाइनेंशियल स्टेटस सेम है, सोशल स्टेटस सेम है। एक बच्चा 100 में 90 नंबर लाता है और एक बच्चा 100 में 30 नंबर लाता है, तो और 30 वाले को जॉब दे जाता है। मतलब कि जो 90 नंबर वाले को पैर में, उसको दौड़ने से मना कर दिया, उसके पैरों में जंजीर डाल दी गई। क्या ये इक्वालिटी है? एक आदमी, किसी को ऐसी हज़ारों वीडियोस हैं कि किसी को, किसी जाति को लेके गालियां दिए जा रहा है, वो कहीं कंप्लेन नहीं कर सकता। और एक आदमी जो अपनी जात की सर्टिफिकेट वगैरह बाकायदा सरकार उसको ठप्पा मार के, मुहर मार के एक जात का सर्टिफिकेट देती है, और अगर उसको उसी जाति के नाम से आप बोल देते हैं तो आप जेल चले जाते हैं। ये मुझे कोई बताए कि कैसे इक्वालिटी है। जो प्रजातंत्र होता है उसमें ये सब ड्रामे होते हैं, नैतिकता की जो बातें होती हैं। प्रजातंत्र का जो बेसिक चीज़ होता है वो होता है वोट। और यहाँ पे जो सत्ता में, जो पावर में लोग रहते हैं, इसको बेसिकली व्हाट यू कैन से जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बोल सकते हैं, कि उसको जहाँ वोट मिलता है मेजोरिटी का, वो सिर्फ उसकी सुनता है। न्याय वहाँ यही है कि जो मेजोरिटी चाहती है, दैट इज कॉल्ड जस्टिस। यही डेमोक्रेसी का जस्टिस होता है, एटलीस्ट इन इंडिया, व्हाट आई एम लुकिंग फ्रॉम पास्ट 30-40 ईयर्स, कि यहाँ जस्टिस ये है कि सही या गलत जस्टिस नहीं है। यहाँ जस्टिस ये है कि जो लोग ज़्यादा हैं संख्या में, वो जो बोल रहे हैं वो जस्टिस है। इसको मेजोरिटेरियन जस्टिस बोल सकते हैं आप। जो मेजोरिटी चाहती है वही जस्टिस है। तो अगर ये डेमोक्रेसी का जस्टिस है तो यस, यू आर गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इतने साल से जो डॉक्टर भीमराव थे, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैंने संविधान लिखा है। और ये फैक्ट बात है, कोई झुटला दे तो कह दे, या कोर्ट कोई से आदेश दिलवा दे कि हाँ साबित होता है कि भाई डॉक्टर भीमराव ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी थी, बहुत सारी उसमें लोग थे, और बेसिकली ये तो प्रूवन हो चुका है कि बी एन राव ने लिखा था सब कुछ, सारा ऑलमोस्ट। और बी एन राव का भी ये जो था वो 1935 वाला जो ब्रिटिश कानून था उससे कॉपी था, कुछ और इधर उधर से लेकर उन्होंने जो भी कंपाइल किया था वो बेसिकली एक जो ब्रॉड एवरीथिंग इज़ क्राफ्टेड बाय बी एन राव। फिर उसके ऊपर डिस्कशंस हुई, कुछ उसमें काट छाट हुई, और फिर वो संविधान का एक फ्रेमवर्क बना। भीमराव ने कभी नहीं बोला कि ये है कि मैंने संविधान लिखा है। इक्वालिटी तो रही नहीं। जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस क्या है कि आपने किसी को पहले ही कह दिया कि उसने शोषण किया है विदाउट एनी प्रूफ। क्या कोई ऐसा स्क्रिप्चर है जहां ये लिखा हो ऑथेंटिक कि किसी समवन, देखिए जो डिफरेंसेस हैं पावर का, वो सोसाइटी में हमेशा नहीं है। जब से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, एक पावरफुल और नॉन पावरफुल के बीच में जब भी रिफ्ट होता है तो पावरफुल उस पर डोमिनेट करता है। इसका कास्ट से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध सत्ता से है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ मान लीजिए, और क्या मैं होम मिनिस्टर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, तो क्या होम मिनिस्टर से मैं टकरा सकता हूँ? इवन छोटी किसी मिनिस्टर से टकरा सकता हूँ जो मेरी कास्ट के नहीं हो। उनके पास पावर है ज़्यादा। तो जिसके पास भी पावर होती है, वो जब लड़ाइयाँ होती हैं तो अपने पावर का इस्तेमाल करता है। इसका कास्ट से कोई संबंध नहीं है। अभी ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं कि मीणा जो अत्याचार एससी समुदाय पे कर रहा है, मीणा एसटी में आता है, उसको क्या कहेंगे आप लोग? जो जाटव अत्याचार कर रहे हैं वाल्मीकि पे, उसको क्या कहेंगे आप? वो तो दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं। आपस में जो शेड्यूल कास्ट में जो मैरिजेस नहीं होते आपस के कास्ट्स में, उसको क्या कहेंगे आप? लेकिन सवाल क्या है कि सरकार को सिर्फ उससे मतलब है कि उसको वोट कहाँ से मिलता है। इसलिए भारतीय प्रजातंत्र में न्याय जो है वो एक फेक वर्ड है। इसलिए मैं कहता हूँ
कि इन काले लोगों ने भारत माता क्या है, एक वोट लेने की प्रतीक है। जो भी लोग शामिल है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, उनके लिए भारत माता या कोई भी फॉर दैट मैटर जो भी प्रतीक है, वो प्रतीक एक इमोशनल को कैटर करके वोट लेने का जरिया है, दैट्स इट। भारत में जितना विभाजन ब्रिटिशर्स ने और मुगलों ने नहीं किया, उससे हजारों लाखों गुना ज़्यादा विभाजन इन काले सत्ताधारियों ने किया है, जो आदमी सोच नहीं सकता था। ये जो जातियां हैं, भारत के किस वैदिक ग्रंथ में लिखी हुई हैं, इनका कहाँ डिस्क्रिप्शन है? और ये जातियां हर कुछ दिन पे बढ़ कैसे जाती हैं? मतलब अगर लिखा होता तो मान लीजिए पता है कि चलो भाई 100 जातियों का वर्णन है किसी वैदिक स्क्रिप्चर्स में, किसी किताब में, तो ये हर कुछ दिन पे बढ़ कैसी जाती है? और कोई जाति जो पहले ओबीसी में थी वो बाद में दलित कैसे हो जाती है? मतलब प्रजातंत्र के बाद आने के बाद उसका शोषण ज़्यादा हो गया। ये बहुत, क्या इतने साल के रिजर्वेशन के बाद कोई जाति अपलिफ्ट नहीं हुई? और क्या कोई उसका डेटा है अपलिफ्टमेंट हुई नहीं हुई, क्या चेंजेस हुआ? तो बेसिकली देखिए, इंसान होता है स्वार्थी, और ये जो जितना भी एक्शन है, रिजर्वेशन है, क्या ये हार्डली 2 से 5% लोगों के बीच में सिकुड़ के रहता है। लेकिन इससे होता क्या है कि समाज में एक ऐसा रिफ्ट क्रिएट किया जाता है कि आपको एक परमानेंट वोट मिल जाए। अब सपोज करो कोई, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मैं धोबी समाज का हूँ, ठीक है। अब 4 बार धोबी मैंने कर दिया, तो जितने भी धोबी समाज के लोग हैं वो मेरे लिए, तो होता क्या है कि चूँकि वो गरीब है, मतलब उनको बना के रखना है गरीब, ठीक है, तो उनके पास पावर नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं से पावर अगर ड्रॉ करना है तो वो मेरी ओर देखेंगे। अगर वो पावरफुल हो जाएंगे तो फिर मेरे साथ फ़ोटो क्यों खिंचवाएंगे वो? तो उनको रखना गरीब है, मैं एक आगे बढ़ गया हूँ समाज से, तो जो अब फ़ायदा मिलेगा अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन का जो भी, वो सिर्फ मेरे बच्चे उठाएंगे। यही होता है। लेकिन लोगों को लगता है क्या है ना, नासमझी और मूर्खता में, कि अच्छा मुझे भी कभी फ़ायदा मिलेगा। मैं एक बचपन का किस्सा बताता हूँ सुनने में थोड़ा लगेगा, लेकिन बचपन की चीज़ है, मतलब मेरी खुद की स्टोरी है। मेरा एक भाई है, नाम है उसका अभिषेक। तो बचपन का प्यार या जो भी लालच बचपन का, जब समझिए कि हम लोग जब छोटे थे तो करते क्या थे कि जैसे फ्रूट मिलता था मुझे भी और उसे भी, तो जब ख़त्म हो जाता था, मेरे पास थोड़ा बचता था, तो फिर मैं बोलता था अपने भाई को कि भाई दोनों आपस में मिला लेते हैं और लूटपटार करते हैं, मतलब लूटते हैं। छोटा था वो भी, मतलब मैं भी छोटा था, वो भी छोटा। वो सोचता था, मुझे बताता है अब, कि मैं सोचता था अपने दिमाग में एज ए छोटा होने के बाद, उसके हाथ छोटे थे, मेरे थोड़े बड़े थे, कि अच्छा रोज़ तो भैया लूट लेता है, आज थोड़ा मैं भी लूट लूँगा। अब वो बेचारा कहाँ लूट पाएगा, ओब्वियसली ज़्यादा मैं ही खा लेता था, मतलब ऐसा। फिर बाद में खैर जो भी, तो ह्यूमन को ऐसा लगता है कि किसी न किसी दिन ये जो चीज़ें चल रही उसका फ़ायदा मुझे भी मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखिए 70 सालों में क्या हुआ, कितने लोग हुए, लेकिन इससे एक परमानेंट डिवाइड क्रिएट हो जाता सोसाइटी में, और जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि पॉलिटिशियन को बेसिकली, कि अब उनको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, उनको एक परमानेंट वोट बैंक मिल गया है। क्योंकि कोई भी आप जब जो सिटीजन्स को जब आप पावरफुल एम्पावरमेंट करिएगा ना, तो डिमांड बढ़ती है, लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ता है। तो लोगों को भिखारी बना के रखो या एक कुत्ता बना के रखो, उसको रोटी फेंकते रहो, ठीक है, वो हमेशा आपके पीछे भौंकता रहेगा। दिस द रियल पॉलिटिक्स। और हमेशा आपको एक दुश्मन खड़ा करके रखो, दुश्मन खड़ा करके रखोगे तो वो इमोशनली हमेशा उससे डरेगा और हमेशा आपके करीब रहेगा। यही हाल भारत में ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों ने किसी का शोषण आज तक नहीं किया, माइनॉरिटी में है बेचारे। ज़िंदगी में कभी भी देखिएगा, मैं रोज़ सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ, और मेरे शहर के एक कॉर्नर पे देखता हूँ एक बेचारा ब्राह्मण प्रतिदिन सुबह गंजी, धोती और एक जनेऊ पहन के डेली सुबह मैं देखता हूँ 6 o'clock के आसपास वो अपना एक छोटे से मंदिर के आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। क्या किसी का शोषण करेगा यार, वो क्या किसी का शोषण करेगा? आज भी देखिए आप, जाति जनगणना तो होती नहीं ना, मैं तो चाहता हूँ हो जाए, कि आप देखिए जो भी दबंग जातियों में ब्राह्मण का अस्तित्व कहाँ है।
लेकिन एक डर, एक कि ब्राह्मणों ने, कहाँ लिखा है कि ब्राह्मणों ने जातियाँ बनाई? कि अभी तो कल साक्षी कह रहा था, साक्षी महाराज नाम है उसका, कि सारे ग्रंथ तो हमने लिखा है। हमने मान लिया सारे ग्रंथ आपने लिखे हैं, तो उसमें आपने जब लिखे हैं तो जातियाँ आप ही ने तो बनाई। और उसमें अगर आपने ही भी लिखे हैं तो आप बता दीजिए कि उसमें कहाँ ब्राह्मणों ने जातियाँ बनाई हैं, दिखा दीजिए मुझे उसमें, अगर आपने भी लिखा हो कहीं। तो ये एक नैरेटिव है। क्या होगा? मैं तो कहता हूँ ब्राह्मणों को वाइप आउट कर दो, मार दो, ख़त्म कर दो, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा उससे? ख़त्म हो जाएगा कुछ लोग, तो उसके बाद क्या ये चीज़ें रुक जाएंगी क्या? उसके बाद नया खड़ा किया जाए, फिर राजपूत को खड़ा किया जाएगा, राजपूत को मार दो, उसके बाद क्या होगा? हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, ईसाई बन जाएंगे। ईसाई बन जाएंगे तो वहाँ से फिर वेटिकन से ऑर्डर आया करेंगे, यहाँ इम्प्लीमेंट होगा। एक बड़ा ही बढ़िया सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक अफ्रीकन ने लिखा था नाम नहीं बताऊंगा आपको। तो जब अफ्रीकन्स पहली बार, जब यूरोपियंस पहली बार अफ्रीका में गए तो उन्होंने मतलब कि बोला कि हाँ जीसस हैं, ये हैं, वो हैं। तो उसके बाद अफ्रीकन ने कहा कि जब हमें पहली बार हाथ यीशु के समक्ष लाया गया तो हमसे बोला है कि आंखें बंद करो। जब हमने आंखें खोली, आंखें बंद करने के बाद तो हमारे हाथों में बाइबल थी और उनके पास, यानी यूरोपियंस के पास, हमारी ज़मीनें थीं। ऐसे ही शोषण होता है अपना। ये तो दो, आपको कल्चरल इन्फीरियरिटी का क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी कौम पे को आप शस्त्र में हराना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक हमेशा रिजेंटमेंट, एक एंगर और एक विद्रोह रहेगा आपके साथ। आप देखिए ना, अफगानिस्तान जैसा देश नहीं हार पाया, वियतनाम को हरा पाया, अमेरिका नहीं हरा पाया। लेकिन वंस दे एबल टू प्रूव इट कि दैट योर एंसेस्टर्स, जो योर एंसेस्टर्स आर बेसिकली बहुत नाकाबिल लोग थे, वो घटिया लोग थे, या उनके पास कुछ टैलेंट नहीं था। तो आप जब सरेंडर कर जाओगे ना, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से, तो आप फिर हमेशा उनकी स्लेवरी करोगे। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दी। इतनी सारी फंडिंग आती है चर्च की, पूरा जो मिडिल ईस्ट है फंडिंग करता है। इतने सारे मॉस्क कहाँ से बन रहे हैं? हर जगह धड़ाधड़ धड़ाधड़। आप एक बार सोचिएगा, मंदिर से ज़्यादा चर्च और ये बन रहे हैं इस भारत जैसे देश में। कहाँ से फंडिंग आती है इतनी? और वो फंडिंग क्यों आती है? क्या मकसद होगा? एक बार उनका वोट बढ़ जाए तब पता चलेगा। खैर, सोचना आपको, कहते हैं ना, मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। थैंक यू।